नमस्कार दोस्तों, आज मैं आदिकाल के टॉपिक पृथ्वीराज अशोक के संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज अशोक संबंध में शुक्ल ने कहा है, यह इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ है। दूसरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य एवं चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा है, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। और ये दूसरा वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य एवं चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ये शुक्ल ने कहा है। और विशाल वीर काव्य बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने कहा है। विशाल घटनाकोश कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने फिर दूसरा कहा है, महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है। बच्चन सिंह ने कहा है, राजनीतिक महाकाव्य की सारथी है पृथ्वीराज अशोक। मोतीलाल मेनारिया ने कहा है, महाकाव्य की भव्यता और दृश्य काव्य की सजीवता की रचना है ये पृथ्वीराज अशोक। नामोद सिंह ने कहा है, कथानक रूढ़ियों का कोष। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, पृथ्वीराज अशोक संबंध में यह सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। और आगे नित्यानंद तिवारी जी जो हैं, पृथ्वीराज अशोक के संबंध में कहते हैं, रोमांचक आख्यान है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, हिंदी का पहला काव्य है। गालसा दत्तासी ने कहा है, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है पृथ्वीराज अशोक। नरोत्तम स्वामी मुक्तक काव्य मानते हैं पृथ्वीराज अशोक को। महत्वपूर्ण बात यह है, नोट इसमें, सर्वप्रथम पृथ्वीराज अशोक का प्रकाशन डॉक्टर रूलर ने 1875 में करवाया। पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणित माना। और आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं पृथ्वीराज अशोक से संबंधित। पृथ्वीराज अशोक की काव्य की प्रमाणिकता को लेकर 4 मत हैं, इसको याद करने का ट्रिक है, देख सकते हैं। पहला है कि पृथ्वीराज अशोक को प्रमाणिक अर्धप्रमाणिक किसने माना है। पृथ्वीराज अशोक को अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। ट्रिक है हम लोगों की, अगर 1000 मुनि सुने तो इसमें देखेंगे, अगर चंद नाहटा हैं, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुनि से हैं मुनिजिन विजय हैं, सुने तो सुनीत कुमार चटर्जी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है पृथ्वीराज अशोक को, ये ट्रिक है। अगर 1000 मुनि सुने तो, अगर चंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी। और आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज अशोक को प्रमाणिक रचना किन किन विद्वानों ने माना है। तो इसमें देखेंगे, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, ट्रिक है, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ 10 सदस्य मिलने अयोध्या गए, तब राजबंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। इसमें इस तरह देख सकते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जॉर्ज गियर्सन मिसवंद, डॉक्टर नगेंद्र, मथुरा प्रसाद दीक्षित, इतने विद्वान हैं जो कि पृथ्वीराज अशोक को प्रमाणिक मानते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसमें एक तरह देखा जाए
जो श्याम सुंदर दास प्रमुख हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो गए, जॉर्ज गियर्सन हो गए, और आगे मिश्र बंधु हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, जो कि इस रचना को प्रमाणित मानते हैं। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इस संबंध में देखेंगे कि इस रचना में वासनाभिभूत मध्य युगीन पुरुष के स्वार्थ और उसकी अति कामुकतामयी रसिकता का शिकार बनी हुई मध्य युगीन नारी की आत्मा का करुण क्रंदन व चित्कार है। बीसल देव की वीरता का वर्णन दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विद्याराज में संस्कृत भाषा में किया है। अगला है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद्रोधन हमीर के साथ रचना माना है। अब दोस्तों देखेंगे परमार रासों के विषय में प्रमुख जानकारी। परमार रासों के रचनाकार हैं जगनिक, इसका समय है 1230 विक्रम संवत। प्रधान रस वीर रस है, भाषा शैली पिंगल है, मूल रूप से सुरक्षित न होने के कारण शैली पर विद्वान मौन है। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी साहित्यिक प्रगति नहीं मिलती है। गेय परंपरा का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इस काव्य को आल्हा या आलखंड कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने आलखंड नाम से प्रकाशित कराया। बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे वाटरफील्ड द्वारा इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया तथा इसे पृथ्वीराज रासों का एक खंड महोबा खंड माना। गियर्सन ने वाटरफील्ड के मत का खंडन किया। बाद में श्याम सुंदर दास ने नागरिक अचाणी सभा काशी के माध्यम से 1976 में परमार रासों नाम से प्रकाशन कराया। जगनिक कालिंजर के राजा परमल देव के दरबारी कवि थे। उसने आल्हा व ऊदल वीरों की वीरता का वर्णन वीर गीतात्मक रूप में किया है। आगे देखते हैं प्रमुख कथन क्या हैं परमार रासों के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जगनिक के मूल काव्य का रूप क्या था यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः यह संग्रह वीरत्वपूर्ण सत्व सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमार रासों के बारे में कहा है, जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। परमार रासों में इसमें छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगारिक वर्णन का अभाव है, क्योंकि इसमें वीर रसात्मक रचना हुई है। आल्हा और ऊदल के बारे में कहीं कहीं ऊदल की रसिकता का संकेत मिलता है।
इसके ज़्यादातर वर्षा ऋतु आषाढ़ एवं श्रावण मास में गाए जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि कबीर के संबंध में विद्वानों के क्या कथन हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको सवाल के आंसर ज़रूर मिलेंगे, कथन ज़रूर मिलेंगे परीक्षाओं में, तो ध्यानपूर्वक देखिए और अपने बुक में कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर सकते हैं। कबीर के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह और भेषधारियों के लिए प्रचंड थे। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कबीर के बारे में, देखते हैं। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे पर प्रतिभा उनमें प्रखर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं, कबीर को भगवान विष्णु के अवतार सिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कबीर आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट हैं। नगेंद्र का अगला कथन है, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। और आगे देखते हैं नगेंद्र का अगला कथन है, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। अगला देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील, संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। विजेंद्र स्नातक ने लिखा है मानवतावादी कबीर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, स्वाधीन विचार के कवि। बच्चन सिंह ने लिखा है, सबसे आधुनिक व प्रासंगिक कवि, रेडिकल सुधारक और मूर्ति भंजक कहे जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, सच्चे अर्थों में सुकवि। और दूसरा कथन है, बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि। गुलाब राय ने लिखा है, समय से आगे के कवि। बच्चन सिंह का कथन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। और अंतिम कथन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर के बारे में, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह थे। तो यही इतना ही है दोस्तों। अब आप लोगों को अगले वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी हिंदी साहित्य से तैयारी करने वालों के लिए। तो दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद।